अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, डॉक्टर को वहाँ रखिएगा तो डॉक्टर को दीजिएगा ना क्वार्टर वगैरह बना के, तब ना डॉक्टर रहेगा। आप हॉस्पिटल बना दीजिए, उसको संसाधन दीजिएगा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, कोई नर्स नहीं रहेगी। हाँ, तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, झारखंड में कुछ करना है। अभी तक मैं देख रहा हूं कि ऐसा कोई सरकार नहीं आई जो कि इस दिशा में काम कर रही है। झारखंड सरकार जब से बनी है, मतलब हेमंत सरकार, तब से अनेक समस्याओं से घिरी हुई, चाहे नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति हो या अन्य विषयों में, हमेशा धरना प्रदर्शन से घिरी हुई। ये सीधा आरोप विपक्ष पर लगाती है कि हमें षड्यंत्र के तहत उसमें उलझा कर रखना चाहती है विपक्ष, और उससे विकास में रोड़ा अड़का रही है। कहाँ तक ये सच्चाई है हेमंत सरकार? नहीं, ये आरोप नहीं लगाना चाहिए। जिसकी सरकार होगी उसी की जिम्मेवारी है। आप सत्ता में हैं तो लोग आपको कहेंगे, आपने काम नहीं किया। आप सत्ता में क्या कह के आए थे कि हम आएंगे तो 1932 का खतियान लागू करेंगे। ये झारखंडियों का आत्मा है 1932, और ये 1932 एक यहाँ के झारखंडियों की भावना है, यह मिट्टी से जुड़ा हुआ है, अपना अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, और वही 1932 आपको सत्ता तक पहुंचा दी है। और आप आके 1932 छोड़ दिए। आप आज नई नई बातें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि 60-40, ये 60-40 क्या है, क्लियर कीजिए। 60-40 क्या है? ये किसी की बाप की राज है क्या? आप जाइए बिहार में, ये आप जाइए, वहाँ फॉर्म भरने नहीं देता था। अभी सरकार ने ओपन टू ऑल किया थोड़ा सा बिहार में, तो वहाँ आग लग गया। हाँ, और हमारे यहाँ लोग विरोध करते थे, तो हमारे यहाँ जो लोग विरोध कर रहे थे उनको पेट में दर्द हो रहा था। अभी कहे कि बिहार में ओपन टू ऑल ठीक है, क्यों नहीं कह रहा है? तो ये सरकार की कमियां हैं, सरकार को समझना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, अगर सरकार ने अगर नियोजन नीति नहीं बनाया, 4 साल पार हो गया, अब समय भी नहीं है, तो सरकार अपना मान ले, इस सरकार की विदाई तय है। आरक्षण को लेकर अगर हम कहें तो 7 जिलों में ओबीसी को 0 बना दिया गया है। इस विषय पर ना ही ओबीसी के नेता, मंत्री या सरकार में शामिल किसी भी व्यक्ति ने इसका आवाज नहीं उठाया, आप भी शायद नहीं उठाए। क्या कारण है? ओबीसी आरक्षण, ये 7 जिला वाला जो मामला है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, जो पंचायत वाला मामला हुआ था। ये ओबीसी आरक्षण के लेके आपको मैं जानकारी दे दूं कि मैं पिछड़ा वर्ग आयोग में भी रहा हूं, और तमिलनाडु के तर्ज पर आपका 50% तक आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार को हम लोगों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुशंसा किया है। उसमें स्पष्ट लिखा है सरकार को कि राज्य में ओबीसी की आबादी 54 से 55% है। इसको देखते हुए तमिलनाडु के तर्ज पर कम से कम 36% आरक्षण तत्काल दे दिया जाए ओबीसी को, और यदि सरकार चाहे आबादी के अनुसार देना चाहती है तो 50% तक दे सकती है। और उसमें BC1 और BC2 को भी हम लोगों ने स्पष्ट करके भेज दिया है। BC1 को 30% और BC2 को 20%, 30-20 50 हो गया। ये हम लोगों ने डिवाइड भी कर दिया है कि सरकार ये करे। तो अब ये सरकार की जिम्मेवारी है, आयोग अनुशंसा कर सकती है। तो मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है जो झारखंड में आज तक किसी ने नहीं किया है, ओबीसी आरक्षण। एक सरकार की संपत्ति हो गई। अगर सरकार कुछ भी निर्णय लेगी तो आयोग के अनुशंसा पे निर्णय लेगी, जो हम लोगों ने कर दिया है। जहां तक बात है ये आपका ओबीसी आरक्षण का, इसमें भी मैंने जानकारी ली थी कि आप, जब मैं आयोग की ओर से हर जिला में बैठक कर रहा था, तो मैंने वहाँ के अधिकारियों से पूछा था कि पूर्व सरकार रघुवर दास की सरकार ने ओबीसी का संरक्षण के लिए लिखा था, कार्मिक विभाग से चिट्ठी गई थी, मुझे मालूम है इस बात, मैंने जानकारी ली थी, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। मैं मूलवासी सदान का सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ, तो उसके लिए भी कि आप सर्वेक्षण कराइए, और जो अधिकार ओबीसी का बनता है, जो यहाँ का सदानों को बनता है, उसको आप दीजिए। जैसे मैंने सदान वर्ग के स्वर्ण है, उसमें भूमिहार है, राजपूत है, ब्राह्मण है,
तो इन लोगों को 10% रूप से जो आर्थिक आरक्षण मिला है, तो इन लोगों को उस आरक्षण का लाभ मिले। क्योंकि यहाँ के लोग, हमारे जो स्वर्ण क्लास के लोग हैं, वो भी बहुत गरीब हैं। उनका भी, चूंकि हम सदान वर्ग से आते हैं, तो हम लोग का सब ट्राइबल कल्चर है। कर्मा हम भी मनाते हैं, वो भी मनाते हैं। हमारा ट्राइबल, प्रकृति की पुजारी हम हैं, तो हम लोग सच्चे और अच्छे हैं, ईमानदार हैं। तो इसको हम लोग को बेवकूफ समझता है कि झारखंडी मतलब बेवकूफ। तो हम सरकार से आपके माध्यम से आज मांग कर रहे हैं कि 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है आर्थिक रूप से स्वर्ण को, तो यहाँ के सदान से वर्ग से आने वाले स्वर्णों को उसका लाभ मिलना चाहिए। उनको ओबीसी का आरक्षण को बढ़वाने के लिए किसी ने काम किया है तो मैं किया हूं। नियोजन नीति के लिए कोई लड़ा है तो मैं ईमानदारी पूर्वक लड़ा हूं। सवाल ये है कि ओबीसी का ग्रांट आपने करवाया और सरकार को लागू करने की इच्छा भी जताई, लेकिन सरकार अनसुनी कर दिया। 7 जिलों में ओबीसी को 0 आरक्षण कर दिया। क्या प्रभाव पड़ेगा ओबीसी वालों को? 100% पड़ेगा। अभी क्योंकि पहले वो ओबीसी नहीं है, अब ओबीसी समझ रहा है। आज वर्तमान सरकार को मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मदद तो सभी लोगों ने किया ना, तब ना सरकार बन गई। सरकार, राज्य में किसकी आबादी है? 54-55% ओबीसी है, सदान 65% है। आप ओबीसी और सदान के बिना किसी की सरकार बन सकती है क्या? हाँ, तो सरकार ऐसे बन गई। मुख्य मांग है कि नियोजन नीति, स्थानीय नीति, पहले ये दो ना, हम यही मांग रहे हैं। उसमें आदिवासी भी प्रभावित है, हम भी हैं उसमें। आदिवासी भाइयों को तो चलिए ठीक है, कुछ मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित नियोजन नीति में यहाँ के मूलवासी सदान है, क्योंकि मूलवासी सदानों को तो कुछ मिलता नहीं है। हाँ, अब उत्तर प्रदेश वाले ले जाएंगे, हम उसका विरोध थोड़े करें। झारखंड को नहीं जानते हैं और वो भी स्थानीय नीति का लाभ लेके चले जा रहे हैं। यहाँ का भाषा संस्कृति को नहीं जानते हैं, वो जाके स्कूल में टीचर हो रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे? तो ये दुर्भाग्य है राज्य का। तो ये सरकार को समझना चाहिए, इन्होंने राज्य को आज बेहाल की स्थिति में छोड़ दिया है। अब हेमंत सरकार की कार्यकाल समाप्त होने वाली है, क्या लगता है आने वाली सरकार इन मुद्दों को सुलझा पाएगी? भाग है कि जो भी सरकार आती है वो आपका नियोजन नीति और स्थानीय ठोस काम नहीं करती है। हम कह रहे हैं ना, 1932 और 1964 आप फिलहाल छोड़ दीजिए, आप 3 मार्च 1982 में जो नियोजन नीति बिहार में बनी है उसी को आप लागू कर दीजिए ना, बातें खत्म हो जाएगा। उसमें आधार है खतियान। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी दल हो, आप देखें कि हम तो पहले ही से यहाँ का सदान मुखिया नहीं बन पा रहे हैं, प्रमुख नहीं बन पा रहे हैं, विधायक नहीं बन पा रहे हैं, लोकसभा में नहीं जा पा रहे हैं। तो बाकी जो सीट बच गया उसमें कौन लोग आ रहे हैं? बाकी जो सीट बच गया उसमें तो यहाँ का सदानों को आना चाहिए, लेकिन सदान आ नहीं रहे हैं। राज्यसभा में कौन लोग जा रहे हैं? इधर हम लोग बहुत आवाज उठाए तो कुछ लोग दे रहे हैं, राज्यसभा वगैरह में लोग को भेज रहे हैं, लेकिन पहले कौन लोग जाते थे? हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, यही लोग तो गए हैं। चाहे 7 एमपी बाहर के, 7 एमपी जहां सदान सीट है, मूलवासी सदान लड़ सकते थे, उसको टिकट मिलने से वो सांसद बनते। तो अब झारखंड के स्थिति को, झारखंड की बातों को संसद में रखते, लेकिन जो बाहर के लोग हैं क्यों रखेंगे? वो तो शोषक वर्ग है ना, हमारा शोषण करने के लिए आए हैं। बता रहा हूं कि आप चेत जाइए और इस बात दीजिएगा तो फाड़ना आपका निश्चित है। जो दल स्थानीय लोगों को देगा उसी का साथ हम लोग देंगे, चाहे कोई भी दल रहे। उसको जिता के लोकसभा में भेजेंगे, उसको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। इस बार हम लोग करने वाले हैं। आप भी मूलवासी सदान मोर्चा एक पार्टी चला रहे हैं और आपका बहुत साफ सुथरा उद्देश्य भी है कि सदानों को आगे लाया जाए, उनको अधिकारों से जो वंचित है उन्हें अधिकार दिलवाया जाए। क्या आने वाला चुनाव आपका स्टैंड राजनीतिक में चुनाव लड़ने की कोई योजना है क्या? नहीं, ये हमारा सामाजिक संगठन है, हमारा कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। लेकिन अगर हमारी बात को अगर कोई राजनीतिक दल मान लेती है कि भाई साहब नहीं, हम और सदान मोर्चा का जो डिमांड है, मूलवासी सदान मोर्चा डिमांड है, हम स्थानीय को टिकट देंगे, या हो सके हम लोग तो मांग रहे हैं कि भाई हम लोग का 30-40 साल का अनुभव हम लोग का भी है, और लोग भी साथी लोग हैं, बुढ़ा गए,
सदन का काम करते करते आवाज उठाते, वैसे लोगों को टिकट दे देती है तो हम लोग जाएंगे लोकसभा विधानसभा। जब बात नहीं मानती है, हम लोग के स्थानीय लोगों को टिकट नहीं देती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमको दे दे या इस तरह, लेकिन जो समाज सेवी हैं 30 साल 40 साल से इस समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झारखंड राज्य के लिए लड़ रहे हैं, वैसे लोगों को अगर कोई दल उम्मीदवार बना दे तो निश्चित रूप से हम लोग उस दल को मदद करके विधायक सांसद बनाएंगे। अभी एक नाम उभर के आ रहा है, जयराम महतो। पूरे झारखंड में एक खलबली सी मचाती है और डायरेक्ट हेमंत सोरेन को चैलेंज के तौर पर कह रही है कि आने वाला समय में उनको उखाड़ फेंकेगी। क्या ये राजनीति का बदलता हुआ परिवेश माना जाए? नहीं, देखिए वो अच्छा उद्देश्य है। ये तो आज जयराम जी अच्छा है, यंग लड़का हैं वो, अभी 1 साल 1.5 साल से आए हैं। हम लोग इसको 30 साल से कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा भोकल नहीं है सोशल मीडिया में इस तरह से, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बहुत काम किया है, वो ठीक है, वो भी अपना लेके चल रहे हैं। लेकिन मूलवासी सदन एक बड़ा छाया के जाति नहीं, एक जमात है, इसमें हिंदू मुस्लिम दलित सब है, उसको मैं लेके चला हूँ और उनका सोच ठीक है और अकेले तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात तय है कि हम इस विचार के लोग, झारखंडी मानसिकता के लोग सब एक साथ आ जाते हैं तो हम एक वर्तमान सरकार को भर नहीं कर रहा हूँ, बहुत दलों को भी दिक्कत हो जाएगी, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और ये तय है कि एक साथ झारखंड के लिए लड़ने वाले लोग एक साथ आ जाएंगे तो सरकार को तो दिक्कत होगी ही, क्योंकि सरकार में भी है, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों को भी परेशानी होगी और मैं समझता हूं कि काफी लोग विधानसभा और लोकसभा में नहीं जा पाएंगे। एक लास्ट सवाल, आपकी एक सामाजिक संगठन है, उसमें सदानों के लिए आप काम करते हैं, कितना सफलता मिल पाई है अभी तक सदानों को एकजुट करने में? बहुत सफलता मिली है। आप देखिए, आज भी आज के परिवेश में आप देखिएगा तो कुछ हमारे नेता हैं कि आज भी सदान शब्द कहने शर्म आती है, अरे बाप रे, कुछ जनजाति के लोग नाराज हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे। मूलवासी भेद वाला नाम है। मूलवासी हम संथाल में जरूर कहते हैं, लेकिन इतिहास आप देखेंगे तो जितना बुक लिखा गया है शिक्षाविदों के द्वारा वो सदान के नाम से लिखा गया है। एंथ्रोपोलॉजी में आपको इसका जिक्र होगा सदान के नाम से। तो पहले तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं कोई किसी का के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूं। इस राज को शुरू से इस तरह से प्रचार प्रसार किया गया कि जनजातीय बहुल राज है, जबकि ये सदान बहुत बहुल राज है। जो 65% मूलवासी सदान है तो सदान बहुल राज है, तो दिल्ली के लोग कभी जानते नहीं थे। तो मैं आज के डेट में कह सकता हूं, 2 नेशनल पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, उनके प्रधानमंत्री भी सदान जानते हैं क्या है और सदान की कितनी आबादी है, वो सारे लीडर जानते हैं। आज झारखंड में सारे लीडर जानते हैं कि सदान किसको कहा जाता है, क्या है सदान का समस्या, इसको आज तक कोई नहीं जानता था। तो ये तो जान गया वही काफी है। उसके बाद मैं बहुत जगह मजबूर भी किया हूं। आज जो झारखंड में कुछ अच्छा काम भी हुआ है तो हम लोगों का बहुत बड़ा देन है। अब सदान के बारे सोचा जाता है एक बार कि भाई सदान भी नाराज हो जाएगा, सदान नाराज हो जाएगा तो हमको परेशानी होगी, सरकार भी समझती है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोल देता हूं, अगर सरकार नहीं समझती तो चुनाव के पूर्व आप माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया मैं आदिवासी कहूंगा तो नहीं चल पाऊंगा, सदान और आदिवासी दोनों को साथ चलना है तभी हम सफल होंगे, उन्होंने कहा था। तो एहसास तो हम करा ही दिए है ना। ओबीसी के और भी कई पार्टियां या संस्था बनी हुई है, कई लोग आरोप लगाते हैं कि ये जितनी भी ओबीसी या इस तरह की पार्टियां जो हैं वो चुनाव के टाइम में पैसा वसूलने के काम करते हैं और पैसा देकर के वोट देते थे। ऐसे कैसे ओबीसी या सदानों की विकास होगी या उनका भला हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हम नहीं जानेंगे किसको कौन पैसा लिया, क्या लिया, ये व्यक्तिगत बात है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 1-2 लोग, ज़्यादा तो यहाँ उठाने वाला राजनीतिक चेतना यहाँ लोगों में है ही नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। तो 1-2 संगठन है ओबीसी का जो मैं नहीं समझता हूँ ऐसा करता है। वो लोग अपने छोटे स्तर में चाहे बड़े स्तर में जो अपने संसाधन से करते हैं। एक समाज सेवी हैं, यहाँ कौन देता है ओबीसी को? ये यूपी और बिहार थोड़े है
जो कि आपके लीडर आपको पीछे सब सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी करने वाले नहीं है, जबकि करना चाहिए। बेचारे मान लीजिए कोई समाज सेवी हैं, अपना घर में आज अब मेरे जैसे बुड़बक आदमी, हम अपने को बुड़बके कर रहे हैं। 40 साल से किसी का मैं एक कप चाय नहीं पिया हूँ और अपना घर का धान बेच के अपना घर का खर्च करके इस सदन को चला रहा हूँ। सदन में ओबीसी भी है, एससी भी है, फॉरवर्ड भी है, तीनों को मैं देख रहा हूँ। तो मैं आज तक अपने से कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो उस तरह से और समाज सेवी भी हैं, छोटे रूप में करते हैं या जो भी करते हैं, थोड़ा आवाज तो उठाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो पैसा ले लेते हैं और राजनीतिक दल वाले पैसा दे देते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं, एक आध लोग हैं ऐसा, उन लोग को भी मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ लोग हैं, ऐसा है। लेकिन ओबीसी का, खासकर ओबीसी संगठन से जुड़े हुए लोग, ऐसा नहीं है। आज के परिवेश में जिस समय भारत गुलाम था, भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ी जा रही थी और आज भारत आज़ाद है, उस समय का और इस समय का राजनीतिक परिवेश कैसे देखते हैं आप? देखिए, बदल गया। उस समय आप उसका कंपैरिजन आज नहीं कर सकते। उसमें एक जज्बा था, जाति धर्म कुछ नहीं था, देश को आज़ाद कराने का वो जज्बा था, मर मिटने की बात थी। आज कहाँ रह गया? आज तो इतना कटुता है, आप पार्लियामेंट में देखते हैं एक दूसरे को गाली देते हैं और बातचीत नहीं। तो वो परिवेश अलग है, आज का परिवेश अलग है, ये कहना मुश्किल है। तो आज के समय में राजनीतिक युवाओं के लिए कितना सेफ है? एकदम आना चाहिए, आज सेफ है। आप राजनीति को गाली दे के नहीं आइएगा तो ऐसे लोग जाएंगे। कौन जाएंगे? क्रिमिनल, मर्डरर जाएंगे, बदमाश जाएंगे, चोर चाई जाएंगे। लेकिन आप जरूरत है, जिस तरह से आप करियर बना रहे हैं, आईआईटी में इंजीनियर बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, आईआईटी क्वालिफाई कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, इसमें भी जरूरत है। ये टफ है, राजनीति बहुत टफ है। युवा बहाना बना के भागे नहीं, राजनीति में आए। ये देश के लिए कुछ करना है तो युवा करेगा। जैसे आपने सरकारी नौकरी की बात कही कि आप आईएएस, आईपीएस, एसएससी अन्य पदों पर आप नियुक्ति होते हैं, उसका क्वालिफिकेशन होता है, एक मापदंड होती है जिससे कि आप क्वालिफाइड करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो आते हैं, विधायक हो, सांसद हो या अन्य जिस पोस्ट पर लड़ते हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं होनी चाहिए? देखिए, डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, आप इसका पैमाना ये आप रख नहीं सकते हैं। ये पैमाना नहीं हो सकता है कि आप डेमोक्रेसी में कि भाई आपका एजुकेशन ही हो। हाँ, लेकिन इसमें ये प्रयास जरूर करना चाहिए आम जनता को भी कि अच्छे लोग आए। हम कहते हैं, आप एक डीसी थे यहाँ पे, करप्ट, भ्रष्ट, हाँ, तो आईएएस थे, पूरा राज को लुटवा दिया, बदनाम कर दिया पूरा राज को। और आज एक गरीब का बच्चा, हाँ, पढ़ा लिखा बच्चा या ना पढ़े वो, और आज सांसद हो जाए और बहुत ईमानदार है, तो मेरे लिए अच्छा कौन है? हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो ना अच्छा है। तो अच्छे लोग को राजनीति में आना चाहिए। तो आपने देखा राजेंद्र जी से हमने सारी बातें की और इन्हें बेवाक होकर सरकार की, सामाजिक की, अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बहुत ही सुंदर सवाल का जवाब दिया और आगे भी ये मंशा रखते हैं कि समाज को सुधारने के लिए हमें जो भी तन मन धन से जो भी होगा, हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लगातार देखते रहें न्यूज़ 365।